नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में अपना फैसला सुना दिया है और कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि स्कूलों में हिजाब पहनकर जाना किसी भी मुस्लिम छात्रा का इस देश में संवैधानिक अधिकार नहीं है और उन्हें यूनिफॉर्म के मामले में स्कूल के नियम ही मानने पड़ेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि हमारे देश में स्कूलों में हिजाब का समर्थन करने वाले विपक्ष के नेता, कार्यकर्ता और धर्मगुरु, इन सभी ने कोर्ट के इस फैसले को न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया है बल्कि अदालत पर अभद्र टिप्पणियां की हैं, अदालत पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है और हर लिहाज से अदालत की अवमानना की है। इन कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों का सच ये है कि जब अदालतें इनके पक्ष में फैसला देती हैं तो ये उनकी जय जयकार करते हैं, लेकिन आज जब अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो ये अदालत के अपमान पर ही उतर आए। इसलिए आज आप सबके सामने बड़ा सवाल यह है कि आज जब खुलेआम अदालत की अवमानना की जा रही है, कानून को मानने से इनकार किया जा रहा है, जजों पर आरोप लगाए जा रहे हैं और देश के कानूनों को मानने से साफ इनकार किया जा रहा है, तब क्या भारत का संविधान खतरे में नहीं है? क्या धर्मनिरपेक्षता आज खतरे में नहीं है? और क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? इसके बाद हम कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था तब भी हमारे देश का ये वर्ग, कांग्रेस जैसी पार्टियां, ये सब चुप थे। तब ना तो लोकतंत्र खतरे में आया और ना ही ये देश सांप्रदायिक हुआ। लेकिन इसी कश्मीर में जब आतंकवादी मारे जाते हैं और यही लोग भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर आरोप लगाते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। जी न्यूज वर्षों से कश्मीरी पंडितों की आवाज आपके सामने उठाता रहा है और आज हम एक बार फिर इस देश के लोगों से कहेंगे कि भारत में हिंदुओं के साथ भेदभाव करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आजादी के बाद से ही यह धारणा बना दी गई कि जो बहुसंख्यक हैं वो पीड़ित नहीं हो सकते और जो अल्पसंख्यक हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। और आखिर में हम आपको मुंबई पुलिस के उस नए आदेश के बारे में बताएंगे जिसमें कहा गया है कि अब से मुंबई पुलिस में काम करने वाला कोई भी पुलिसकर्मी अपनी निजी गाड़ी या टू व्हीलर पर ना तो मुंबई पुलिस का स्टिकर लगा सकता है और ना ही उस पर पुलिस लिखवा सकता है। अब सिर्फ मुंबई पुलिस की आधिकारिक गाड़ियों पर ही पुलिस लिखने का अधिकार होगा। यह कहानी देश के उन लाखों पुलिस वालों और उनके परिवार के लिए है जो बड़ी शान से अपनी निजी गाड़ियों पर पुलिस लिखवाकर हर कानून तोड़ते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस की गाड़ी समझकर उनकी गाड़ी को ना तो सड़क पर कहीं रोका जाएगा और ना ही उनका चालान होगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली लड़कियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब के साथ एंट्री को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी। अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि ये तर्क गलत है कि हिजाब इस्लाम का आधार है। हिजाब नहीं पहनेंगे तो पापी नहीं हो जाएंगे। हिजाब ना पहनने से इस्लाम की महिमा कम नहीं होगी। याचिकाकर्ता तर्क नहीं दे पाए कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि कई देशों में हिजाब प्रतिबंधित है। ये तर्क का मुद्दा नहीं है। सही विचार कहीं से आए, उनका स्वागत है। हिजाब पर दूसरे देशों में हुए फैसले प्रकाश डालते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म का मुद्दा संविधान में पहले से तय है। शैक्षणिक संस्थानों में क्या पहनना है ये संस्थान ही तय करेंगे। यूनिफॉर्म पर फैसला न मानने का अधिकार छात्रों को नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले पर नाखुशी जताई। याचिकाकर्ता लड़कियों ने कहा कि अब वो हिजाब के बिना कॉलेज नहीं जाएंगी। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस फैसले से एक धर्म की लड़कियां टारगेट की जाएंगी और वो इस फैसले का विरोध करते हैं। हम इस जजमेंट से डिसएग्री करते हैं, इसको सही नहीं मानते हैं। हमारा संवैधानिक राइट है और हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का जजमेंट फंडामेंटल राइट जो संविधान में है तो सस्पेंड करता है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कहा कि हिजाब हर मुस्लिम महिला के लिए जरूरी है, लेकिन क्या दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी इसी तरह का बर्ताव होगा? कि हमारे सिख भाइयों को पगड़ी पहनना जरूरी है। वो स्कूल में आए और उनको कहा जाए कि यूनिफॉर्म में पगड़ी नहीं है तो क्या उनकी पगड़ी उतारी जाएगी? बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि देश संविधान से चलता है और कोर्ट का फैसला देश हित में है।
हिजाब को लेकर के जो हॉरर हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन न मिल पाए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है उस सत्य को दबाने की कोशिश हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेकर घूमने वाली जमात इस फिल्म से बौखला गई है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए और जिन्हें लगता है कि फिल्म ठीक नहीं वो दूसरी फिल्म बनाएं। एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि अतीत की बातें लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके के चीजों को उभाड़ करके ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। 9 मार्च को भारत की ओर से गलती से एक खाली मिसाइल फायर होने के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का ठीकरा फोड़ते हुए पाकिस्तान ने एयरफोर्स के वाइस चीफ और 2 एयर मार्शल्स को बर्खास्त कर दिया। एयर डिफेंस की नाकामी का ठीकरा डिटेक्शन सेंटर और रिस्पांस एक्शन टीम पर फोड़ा गया। पाकिस्तान की हुकूमत औपचारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराने के साथ इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की भी कोशिश में जुटी हुई है। वो मिसाइल जो दागा गया पाकिस्तान की तरफ, अब उसको वो एक्सीडेंटल लॉन्च कह दें, एक्सीडेंटल फायर कह दें, जो मर्जी कह दें, लेकिन ये एक बहुत बहुत सीरियस इशू है। भारत ने एक बार फिर साफ किया कि ये जानबूझकर नहीं किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान देकर सारी दुनिया को बताया कि मिसाइल अनजाने में पाकिस्तान तक पहुंच गई और इस मामले की जांच का भरोसा भी दिया गया। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मामले में अपना फैसला सुना दिया है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की कानूनी मान्यता हासिल नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी बताया है कि जिन 6 मुस्लिम छात्राओं ने इस मामले में याचिका दायर की थी वो इस बात को किसी भी रूप में साबित नहीं कर पाई कि उन्हें शुरुआत से ही उनके स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत मिली हुई थी। अदालत ने इन मुस्लिम छात्राओं की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर वो बिना हिजाब के स्कूलों में पढ़ती हैं तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा और इससे इस्लाम धर्म का महत्व कम हो जाएगा। बल्कि कोर्ट ने यह कहा कि अगर ये मुस्लिम छात्राएं हिजाब नहीं पहनेंगी तो इससे इस्लाम धर्म खतरे में नहीं आएगा। दूसरी बात, अदालत ने यह कही है कि स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था कानूनी तौर पर जायज है और इससे संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। यानी जो मुस्लिम छात्राएं स्कूलों में हिजाब पहनने को अपना संवैधानिक अधिकार बता रही थीं, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है और सरकार चाहे तो वो उचित प्रतिबंध कभी भी लगा सकती है। और तीसरी बात, अदालत ने कर्नाटक सरकार के उस सर्कुलर को सही माना है जिसे 5 फरवरी को लागू किया था। तब इस सर्कुलर के तहत सरकार ने उन सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी जहां छात्रों के लिए यूनिफॉर्म तय की गई है। मैं आज हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें क्या बड़ी बातें लिखी हैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लेकिन जब तक मैं आपको ये बातें पढ़कर सुनाता हूं, एक सवाल अपने दिमाग में रखिएगा कि क्या हाईकोर्ट का फैसला अब हमारे देश के लोगों को मान्य नहीं है? क्या इस फैसले को नहीं माना जाना चाहिए?
और वो लोग कौन हैं जो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले को हम नहीं मानते। इस पर आप सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये हाईकोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट किसी भी राज्य की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, उससे ऊपर एक ही अदालत है, सुप्रीम कोर्ट। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने क्या कहा है, देखिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड टू प्राइमा फेसाई शो दैट wearing of hijab is a part of an essential religious practice in Islam. It is not that if the alleged practice of wearing hijab is not adhered to, those not wearing hijab become the sinners. Islam loses its glory and it ceases to be a religion. In view of the above discussion, we are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. साफ साफ लिखा है इसमें कि अदालत हिजाब को इस्लाम का जो रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है वो नहीं मानती। ये इसमें लिखा है। आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात अदालत ने लिखी है, वो भी आपको बताता हूं। उन्होंने B.R. अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्हें कोट किया है और उन्होंने पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की किताब से, जो कि B.R. अंबेडकर ने ही लिखी थी 1945 में, वहां उन्होंने कोट किया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, अ वुमन इज अलाउड टू सी ओनली हर सन, ब्रदर्स, फादर, अंकल्स एंड हस्बैंड और एनी अदर near relation who may be admitted to a position of trust. She cannot even go to a mosque to pray and must wear burqa whenever she has to go out. These burqa women walking in the streets is one of the most hideous sights one can witness in India. ये B.R. अंबेडकर के विचार हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब वो किसी बुर्का पहने हुए किसी महिला को देखते हैं तो उन्हें वो इसका विरोध करते हैं, वो बुर्के का विरोध करते थे। Being completely secluded from the outer world, they engage their minds in petty family quarrels, with the result that they become narrow and restrictive in their outlook. They cannot take part in any outdoor activity and are weighed down by a slavish mentality and an inferiority complex. Parda women in particular becomes helpless, timid. Considering the large number of Parda women amongst Muslims in India, one can easily understand the vastness and seriousness of the problem of पर्दा। वो पर्दे के ही खिलाफ थे। वो कहते थे कि पर्दा करने वाली जो महिलाएं हैं वो कमजोर हो जाती हैं और वो स्लेविश मेंटेलिटी यानी दास प्रथा की उसका एक हिस्सा बन जाती हैं, स्लेव की तरह बन जाती हैं। और इसीलिए उन्होंने इसमें मुस्लिम प्रथा का खास तौर पर उन्होंने नाम लेकर यहां पर लिखा हुआ है। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय में जो बुर्का पहनकर महिलाएं बाहर जाती हैं, निकलती हैं, वो उन्हें पसंद नहीं था, वो इसका विरोध करते थे। ये B.R. अंबेडकर के शब्द हैं। तो अदालत कह रही है कि व्हाट द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व्ड मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो अबाउट द पर्दा प्रैक्टिस इक्वली अप्लाइज टू वेयरिंग ऑफ हिजाब। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द आर्ग्यूमेंट दैट इंसिस्टेंस ऑन वेयरिंग ऑफ पर्दा, व्हील और headgear in any community may hinder the process of emancipation of women in general and Muslim women in particular. तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो चीफ आर्किटेक्ट हैं संविधान के, उन्होंने तो 50 साल पहले ही इस बात को समझ लिया था, पढ़ लिया था। अगर नटशेल में कहें तो ये फैसला देश को ये बताता है कि पहले हिजाब और फिर किताब की मांग असंवैधानिक है और इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में स्कूलों में हिजाब का समर्थन करने वाले बहुत सारे नेता, धार्मिक कार्यकर्ता और धर्मगुरु, इन सभी ने हाई कोर्ट के इस फैसले को न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया, बल्कि अदालत पर अभद्र टिप्पणियां आज दिन भर उन्होंने की हैं। इन कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों का सच ये है कि जब हमारे देश की अदालतें इनके पक्ष में फैसला देती हैं तो ये उनकी जय जयकार करते हैं, लेकिन आज जब अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो ये अदालत के ही अपमान पर उतर आए। सोचिए, जो मुस्लिम छात्राएं और विपक्षी नेता कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि उन्हें अदालत का फैसला मंजूर होगा, अब वो ये कह रहे हैं कि इस देश की अदालतें इस बात का फैसला नहीं करेंगी कि इस्लाम में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि इस अदालत को तो ये फैसला करने का अधिकार है ही नहीं कि इस्लाम में क्या अनिवार्य होना चाहिए और इस्लाम में किसे इस्लाम का हिस्सा, धर्म का हिस्सा बनाना है और किसे नहीं बनाना है।
ये वही लोग हैं जो देश के संविधान और लोकतंत्र को अक्सर खतरे में बताते हैं, लेकिन जब इसी संविधान के तहत देश की अदालत कोई फैसला सुनाती है तो वो फैसला इनके पक्ष में नहीं आता तो ये उसे मानने से इनकार कर देते हैं और हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था को भेदभावपूर्ण बताते हैं। आपको याद होगा जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था तब मैंने एक दिन आपसे कहा था कि मान लीजिए अदालत ने इनकी बात मान भी ली तो भी ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी मांग करने लगेंगे कि अदालत में क्योंकि जज किसी दूसरे धर्म का था इसलिए उसने इस्लाम के खिलाफ फैसला दे दिया। आगे चलकर ये भी मांग करेंगे कि उसी अदालत में इनका मामला सुना जाए जहां पर जज भी इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, नहीं तो ये जज पर भी सवाल उठा देंगे और आज वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस फैसले के बाद कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं ने भी यही किया। इन छात्राओं ने आज इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और यह भी कहा है कि आज अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित होते तो उनका दिल इस फैसले पर बहुत रो रहा होता। And when the country has given the secular right to follow religion plus culture and education, why is our High Court or Constitution not allowing us? You know what? Dr. B.R. Ambedkar once said that the Constitution is the best thing, but it depends on the people who run it. And clearly it is showing now. It's clear now, like the people who run it are not running it properly. I don't know how to explain it, sir. I don't know what to say. Right now we are mentally collapsed and we don't have any words. We were expecting so much from our constitution, so much from our country. And we don't have any words right now. If today Dr. B.R. Ambedkar was alive, he would literally cry seeing the constitution. सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे देश का। ये छोटी छोटी बच्चियां जिनकी उम्र इस समय पढ़ाई करने की है, इन्हें स्कूल में जाना चाहिए, परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और इन लड़कियों को किसी ने इतना भड़का दिया, इनके दिमाग में इतना जहर भर दिया कि आज ये अदालत को चुनौती दे रही हैं। आज ये कह रही हैं कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, परीक्षा नहीं देनी, हमें हिजाब पहनना है। ये कह रही हैं पहले हिजाब और फिर किताब, और अगर हिजाब नहीं पहनने दिया तो परीक्षा भी नहीं देंगी। दूसरी बात, इन्होंने ना तो इस्लाम को ठीक से पढ़ा है और ना ही इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है। ये छात्राएं कह रही हैं कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर जिंदा होते तो उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं होती। लेकिन आज हम इन छात्राओं को बताना चाहते हैं कि अंबेडकर ने एक बार यह भी कहा था कि इतिहास में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं मिलता जो गौरव और शोक के क्षण में हिंदू और मुसलमानों को जोड़ती हो, इसलिए हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान जाना ही सही फैसला होगा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। ये कह रही हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आज बड़े दुखी होते और अदालत भी डॉक्टर अंबेडकर को ही कोर्ट कर रही है और अदालत कह रही है कि डॉक्टर अंबेडकर तो बुर्के और पर्दे के खिलाफ थे, डॉक्टर अंबेडकर तो हिजाब के खिलाफ थे और ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। अंबेडकर हिजाब और बुर्के दोनों के खिलाफ थे। आज अगर इन मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब की जगह किताब को महत्व दिया होता और अंबेडकर के विचारों के बारे में ठीक से पढ़ा होता तो उन्हें पता चलता कि डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से ही इस बुर्के के खिलाफ थे, इस हिजाब के खिलाफ थे और वो कहते थे कि इस बुर्के और हिजाब की वजह से ही औरतों को एक दास की तरह दासी बना दिया गया है। यह फैसला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे इस्लामिक संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है जो देश की पाठशालाओं में कट्टरवाद का जहर घोलकर उन्हें धर्म की प्रयोगशाला बनाना चाहते थे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। इसलिए अब वो मुस्लिम छात्राओं का इस तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के सभी छात्रों से हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की अपील आज की है। ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು। तो आज हम फिर से आपको ये बात बता रहे हैं कि हमारे देश के स्कूलों में ना तो हिजाब की कोई जगह होनी चाहिए और ना ही भगवा की कोई जगह होनी चाहिए। हम दोनों बात कह रहे हैं, अदालत भी यही कह रही है। हिजाब की भी कोई जगह नहीं है और भगवा की भी कोई जगह नहीं है। स्कूल में पढ़ाई की बात होनी चाहिए, स्कूल में स्कूल के यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहिए।
आज जो बड़ी बात आपको समझनी है वो ये कि इस फैसले के बाद हमारे देश के खास वर्ग ने भारत की न्याय व्यवस्था पर भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बस इसी का इंतजार था, यही होना बचा था। ये लोग कह रहे हैं कि देश की अदालतें ये तय नहीं करेंगी कि इस्लाम धर्म में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं। यानी ये लोग सीधे तौर पर अब हाईकोर्ट के फैसले को ही मानने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब इस देश के कानूनों को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब खुलेआम हमारे देश की अदालतों की अवमानना की जा रही है, जजों पर आरोप लगाए जा रहे हैं और देश के कानूनों को मानने से साफ इनकार किया जा रहा है, तब क्या भारत का संविधान खतरे में नहीं है? तब क्या भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं है? और क्या आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है? और एक बहुत खतरनाक स्थिति आगे चलकर आएगी। आप सोचिए, उस स्थिति में आप क्या करेंगे जब अदालत कह रही है कि ये कानून मानना होगा और एक खास धर्म के लोग ये कह दें कि हमारे धर्म के हिसाब से इस कानून को नहीं माना जा सकता। तो फिर किसका कानून चलेगा इस देश में? किसका संविधान चलेगा? किसका लोकतंत्र चलेगा? और वो जो धर्म निरपेक्षता की बात हो रही है, वो कौन सा धर्म उसमें सबसे ज्यादा मान्य होगा? क्योंकि जब इन्हीं अदालतों में कोई फैसला ऐसे लोगों के पक्ष में आता है तो ये उसका सम्मान करने की बात कहते हैं और ये लेक्चर देते हैं कि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता, हम सरकार को चुनौती देंगे अदालत में ले जाकर, ऐसा कहते हैं। लेकिन लोअर कोर्ट में इनकी विचारधारा वाले किसी आरोपी को जब जमानत भी मिल जाती है तो ये उसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आतंकवादियों को, बहुत सारे दंगाइयों को कई महीने जेल में बिताने के बाद बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है और जिस दिन उसे जमानत मिलती है उस दिन ये ऐसा जश्न मनाते हैं जैसे अदालत ने क्लीन चिट दे दिया हो और इस फैसले को ऐसे करके पेश किया जाता है जैसे आरोपी को जमानत नहीं मिली हो बल्कि उसे पूरा निर्दोष ही मान लिया गया हो। लेकिन जब फैसला इनके खिलाफ आता है तो ये उसे एजेंडा बताते हैं, अदालतों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में हमें क्या करना है ये अदालतें हमें नहीं बता सकती। उदाहरण देखिए, वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में बहुत अहम फैसला दिया था। इस मामले में एक महिला अपने मुस्लिम पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की मांग कर रही थी, लेकिन अदालत ने तब इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसकी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई है, इसलिए वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। तब यह मामला काफी चर्चित हुआ था और इस्लामिक संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया था। पॉइंट यह है, तब तो इन लोगों के लिए हमारे देश की अदालतें निष्पक्ष थी, ईमानदार थी और आज यही अदालतें इनके लिए भ्रष्ट हो गई और इन्हें अब अपनी ही न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट करके इस फैसले को निराशाजनक बताया है और कहा है कि यह मामला सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि चुनने की आजादी का मामला भी है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके लिखा, यह मामला एक कपड़े का नहीं है, ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का सवाल है कि वो अपनी पसंद से अपना पहनावा तय कर सकती हैं या नहीं। अदालत ने इस बुनियादी अधिकार की रक्षा नहीं की, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ऐसा उमर अब्दुल्ला अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले को संविधान के असली मूल्यों के खिलाफ बताया है। ये वो तमाम लोग हैं जो अक्सर संविधान को खतरे में बताते रहते हैं, लेकिन आज यही लोग इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम इस जजमेंट से डिसएग्री करते हैं, इसको सही नहीं मानते हैं, ये हमारा संवैधानिक राइट है। और हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का जजमेंट फंडामेंटल राइट जो संविधान में है उसको सस्पेंड करता है। कौन से? राइट टू रिलीजन, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू कॉन्शियस को सस्पेंड करता है। और जो प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस की बात संविधान बनाने वालों ने की, उसको ओवरलुक करता है। आप सिर्फ मुझे हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, दूसरों को अपना सिंबल पहनेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन है, वो आर्टिकल 15 का वायलेशन है। इसीलिए हम डिसएग्री करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट से। भारत में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है, हिजाब की इजाज़त है। आप किसी भी बाजार में है, मार्केट में है, महफिल में है, किसी अन्य जगह पे आप हिजाब पहन सकते हैं। लेकिन जहां पर संविधान के अधिकार की बात हो रही है वहां पर संविधान के कर्तव्य की बात है। अगर आपके संवैधानिक अधिकार हैं तो उन संस्थाओं के भी संवैधानिक अधिकार हैं जो संस्थाएं की अपने ड्रेस कोड, डिसिप्लिन के जरिए वहां पर शिक्षा का काम कर रही हैं।
आप केवल अधिकार की बात करेंगे और संविधान में कर्तव्यों की अनदेखी करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें स्वागत भी करना चाहिए और हम सब जुडिशरी से कोई भी फैसला आता है तो हम सब की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है उसको स्वीकार करना। बात सिर्फ इतनी सी है कि शिक्षण संस्थाओं को ये फ्रीडम है, ये स्वतंत्रता है या नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाओं में भी, यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज की हद तक, क्या उनको ये स्वतंत्रता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड को लागू कर सकें। जहाँ तक आम आदमी या महिला का प्रश्न है, आप पूरी स्वतंत्रता है, आपको जो जी चाहे आप पहनिए, कोई आपको नहीं मना करने वाला है। हम आपसे लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ये मांग सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं रहेगी और अब वैसा ही हो रहा है। देखिए, हमारी बात बिल्कुल सही निकल रही है और हमें इस बात की खुशी नहीं है, निराशा है। पहले इन मुस्लिम छात्राओं ने स्कूलों के आदेश को मानने से इनकार किया, फिर इन्होंने सरकार के आदेश को नहीं माना और अब कोर्ट ने भी जब ये कह दिया कि स्कूलों में हिजाब पहनना इन छात्राओं का संवैधानिक अधिकार नहीं है, तब ये अदालत का आदेश भी मानने को तैयार नहीं है। यानी इन मुस्लिम छात्राओं को इस देश की व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। ये देश को संविधान से नहीं, अपने धर्म के हिसाब से चलाना चाहती हैं और जो लोग इन मुस्लिम छात्राओं को पीछे से चला रहे हैं रिमोट कंट्रोल से, वो ये चाहते हैं कि ये मामला आगे बढ़ता चला जाए। ये बात हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि इस्लाम धर्म में हिजाब को अनिवार्य नहीं माना गया है। कुरान में केवल मॉडेस्टी का जिक्र किया गया है, यानी इस बात पर जोर दिया गया है कि महिला और पुरुष दोनों इस तरह के कपड़े पहने जो उनकी गरिमा और लाज को बचाकर रखें, बनाकर रखें। लेकिन इस्लाम धर्म के ठेकेदार और मुस्लिम नेताओं ने समय समय पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है इस मामले में। प्राचीन काल में अरब, ईरान और रोम में महिलाओं द्वारा अपने सिर और चेहरे को ढककर रखने की परंपरा थी और इस परंपरा का पालन भी केवल राज परिवार और उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित था। ये बात उस समय की है जब इस्लाम धर्म अस्तित्व में भी नहीं आया था। 7वीं शताब्दी में जब अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई तो यह पहनावा काफी लोकप्रिय हो गया और इसके अलावा इस्लाम धर्म में जो 5 स्तंभ बताए गए हैं उनमें भी हिजाब या किसी दूसरे तरह के पर्दे का जिक्र नहीं मिलता। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में जब धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोला जाता है तब वहां किस तरह की व्यवस्था स्थापित होती है, बांग्लादेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। बांग्लादेश के एक मेडिकल कॉलेज ने वहां पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं के लिए भी अब हिजाब को अनिवार्य कर दिया है। इस कॉलेज ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि जो हिंदू छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आएंगी उन्हें पढ़ने और परीक्षा देने की इजाजत नहीं होगी। और बड़ी बात यह है कि इस फैसले का विरोध वहां की हिंदू छात्राएं ही नहीं कर रही, बल्कि कुछ मुस्लिम छात्राओं का भी इन हिंदू छात्राओं को साथ मिल रहा है और मुस्लिम छात्राएं भी अब बिना हिजाब के कॉलेज में आना चाहती हैं। लेकिन हमारे देश की मुस्लिम छात्राएं पहले हिजाब और फिर किताब की जिद पर अड़ी हुई हैं। सोचिए, भारत के मुसलमान दुनिया में इतने कट्टर क्यों होते जा रहे हैं? दुनिया भर में जो इस्लाम के केंद्र माने जाते हैं जैसे सऊदी अरब, वो सॉफ्ट इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। वो महिलाओं को और ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, वो महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दे रहे हैं, महिलाओं को बाहर जाने की छूट दे रहे हैं। वहां पर सॉफ्ट इस्लाम को अपनाया जा रहा है, वो अपने आप को अब आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं। और ये भारत के मुसलमान हैं जो और पीछे जाना चाहते हैं। वैसे इस धार्मिक कट्टरवाद के कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सोचिए, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पश्चिमी देशों की महिला पत्रकार भी वहां पर हिजाब पहनकर रिपोर्टिंग करती हुई देखी गई थी और इन पश्चिमी देशों की महिलाओं का कहना है कि वो ऐसा करके स्थानीय लोगों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान कर रही हैं। अफगानिस्तान में आज भी बहुत सी मुस्लिम छात्राओं ने इसलिए कॉलेज जाना छोड़ दिया है क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनना चाहती। लेकिन हमारे देश में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि हमारे देश के मुसलमान शायद तालिबान बनना चाहते हैं। क्या वो अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं इस देश को? कितने बड़े दुर्भाग्य की ये बात है। दुनिया भर के मुसलमान आधुनिक हो रहे हैं, खुल रहे हैं, नई चीजों को अपना रहे हैं और हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो और ज्यादा कट्टरपंथी होते जा रहे हैं। खास बात आपने देखी होगी, आप तो जानते हैं पहले 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करता था और ये ऐसा भूखंड है
आज पाकिस्तान के मुसलमान दुनिया भर में सबसे ज्यादा कट्टर माने जाते हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सबसे ज्यादा कट्टर माने जाते हैं, और अब भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को फॉलो कर रहे हैं। ये जो भूखंड है, यहां के मुसलमान अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं, और जो इस्लाम के केंद्र हुआ करते थे जो देश हैं, वो अपने आप को आधुनिक करने में लगे हुए हैं। वो हिजाब से छुटकारा पा रहे हैं। पश्चिमी देश कह रहे हैं कि हिजाब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बहुत सारे देशों ने लगा भी दिया है, और हमारे देश के लोग वापस पुराने जमाने में जाना चाहते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि भारत के मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श क्यों नहीं मानते। डॉक्टर कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता था, और वो खुद भी एक मुसलमान थे। उन्होंने भारत की परमाणु शक्ति में जबरदस्त विस्तार किया, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, और अपने आधुनिक विचारों के लिए जाने जाते थे। सोचिए, अगर वो भी अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अपने धर्म को बीच में ले आते तो क्या हमारा देश आज इस मुकाम पर पहुंच पाता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश के बहुत सारे मुसलमान कलाम को अपना रोल मॉडल मानते ही नहीं है। वो पाकिस्तान के जो कट्टरवादी आतंकवादी संगठनों के जो मुखिया हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ये विडंबना है कि भारत का संवैधानिक स्टेटस तो सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी धर्मों में विश्वास और समानता की बात करता है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानूनों को लेकर यूनिफॉर्मिटी यानी समानता नहीं है, जबकि इस्लामिक देशों में इसे लेकर बाकायदा कानून है। यानी जो देश धर्मनिरपेक्ष हैं, वहां समान कानून के रास्ते पर आज तक नहीं चल पाया कोई। लेकिन इस धार्मिक कट्टरवाद की एक ही वैक्सीन है, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमें लगता है जिस तरह से स्कूलों में यूनिफॉर्म को लागू किया गया है, ठीक उसी तरह हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। यानी एक देश और एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। तो आखिर में हम दो बात आपसे ये कहना चाहते हैं। हम ये जानते हैं हमारे देश में एक मुट्ठी भर वर्ग है मुसलमानों का, जो हिजाब पर जो ये पूरा विवाद चल रहा है इसका समर्थन करता है। आज भी हम जानते हैं हमारे देश में बड़ी संख्या में ज्यादातर जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो हिजाब से छुटकारा चाहती हैं। वो चाहती हैं वो अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर बाहर निकल सकें, बाकियों की तरह दिख सकें। वो चाहती हैं वो अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना भविष्य बनाएं, आगे चलकर अच्छी नौकरी करें, अच्छा जीवन यापन करें। और हमें ऐसा लगता है ज्यादातर मुस्लिम छात्र ज्यादातर मुस्लिम परिवार यही चाहते हैं, अपनी बेहतरी चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, दुनिया के बेहतरीन कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, और वो इतने कट्टर नहीं है। लेकिन 1% लोग ऐसे हमारे देश में हैं जो इस कट्टरपंथ की वजह से बाकी के मुसलमानों को भी परेशान करने में लगे हैं, और ऐसे लोगों की वजह से जो बाकी मुस्लिम छात्राएं हैं जो पहले किताब और बाद में हिजाब पर विश्वास करती हैं, उनको भी लगातार परेशान किया जा रहा है, उनके लिए भी स्थितियों को मुश्किल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज हम अपने देश के हमारे जितने मुसलमान दर्शक हैं, इस्लाम को मानने वाले जो दर्शक हैं, जो परिवार हैं, वो भी हमारे उतने ही अपने हैं, और वो अपने अंदर झांक कर अगर देखेंगे और अपने बच्चों से पूछेंगे तो वो सब यही कहेंगे कि वो बाकी लोगों की तरह ही स्कूल और कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो हिजाब नहीं पहनना चाहते, हिजाब से छुटकारा पाना चाहते हैं, तालिबानी सोच से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपसे अपील करेंगे कि ये जो गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है इसमें मत पड़िए। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं हर धर्म पर, हर व्यक्ति पर जो भारत का नागरिक है, एक जैसा कानून होना चाहिए। स्कूल में कोई भी धर्म का बच्चा हो, छात्र हो, उसे एक ही यूनिफॉर्म पहनकर जानी चाहिए। उसे ना हिजाब की इजाजत होनी चाहिए और ना ही कुछ और पहनने की इजाजत होनी चाहिए। सब चीजें सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ना भगवा होना चाहिए और ना हिजाब होना चाहिए। अब एक और आज की बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ है उसकी आज हम आपको याद दिलाएंगे और आपको बताएंगे कि जब कश्मीरी पंडितों पर यह अत्याचार हुआ था तब भी हमारे देश का यही वर्ग और कांग्रेस जैसी पार्टियां चुप रहे थे। तब ना तो लोकतंत्र खतरे में आया था और ना ही हमारा देश सांप्रदायिक हुआ था। लेकिन इसी कश्मीर में जब आतंकवादी मारे जाते हैं, जिनके पास पाकिस्तान के हथियार मिलते हैं, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए होते हैं, एक खास धर्म के होते हैं, जो अपने आप को जिहादी कहते हैं, तो यही लोग भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं
और पाकिस्तान के साथ मिलकर आरोप लगाते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। जी न्यूज वर्षों से कश्मीरी पंडितों की आवाज देश के सामने उठाता रहा है और आज भी हम इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे को लेकर एक नई फिल्म आई है, द कश्मीर फाइल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वाले लोगों को आज एक बहुत करारा जवाब दिया है। आपको याद होगा कल हमारे स्टूडियो में अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री आए थे। विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, और तब हमने भी उनसे ये बात कही थी और आपको भी बताया था कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को सिनेमा नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है, सिनेमा हॉल में नफरत फैलाई जा रही है। और जब पहले जो फिल्में आया करती थी जो असल में प्रोपेगेंडा थी, उन्हें ये लोग सिनेमा मानते थे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म के बारे में बहुत बड़ा बयान दिया है और सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज एक फिल्म के बारे में बात की है। और वो बात सिर्फ फिल्म की नहीं है, बात हम भी फिल्म की नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं मुद्दे की, बात कर रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार की, और बात कर रहे हैं समान अधिकारों की। अगर कश्मीर में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके अधिकार हैं वहां पर, तो उन्हीं के बराबर कश्मीरी हिंदुओं के भी अधिकार हैं। दोनों के बराबर अधिकार होने चाहिए और दोनों का बराबर फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो सुनिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। तो आप देखिए, जब कश्मीर में किसी एनकाउंटर में कोई आतंकवादी मारा जाता है जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया होता है, जो खुद एक खूनी होता है, उसके लिए तो हमारे देश के लोग, एक वर्ग ये कहता है कि ये एक कश्मीरी युवा था, ये आज़ादी का सिपाही था, इसके मन में बड़े बड़े सपने थे, ये एक स्कूल हेडमास्टर का मासूम बेटा था, इसने भी सपने देखे थे, ये क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन हमारे देश के सेना ने उसके सपनों को पहले ही तोड़ दिया। तब ये कहा जाता है, तब ये कहा जाता है कि इसे भी जीने का अधिकार था, तब ये कहा जाता है कि ये मांग ही क्या रहा था, आज़ादी ही तो मांग रहा था।
यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जिन्होंने न जाने कितने लोगों का खून बहाया, हमारे देश के एयरफोर्स के सिपाहियों की हत्या की, उसे हमारे देश में यूथ आइकॉन माना जाता है। और ये आज यासीन मलिक हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की फोटो आती है इससे हाथ मिलाते हुए, और इसे युवा नेता माना जाता है। और पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी मीडिया संस्थाएं, उनकी मैगजीन, उनके अखबार इसे आजादी का मतवाला बताते हैं, इसे कहते हैं ये भारत का यूथ आइकॉन है। यह होता है। और जब कोई कश्मीरी पंडित मारा जाता है खुलेआम सड़क पर, उसके अधिकारों की कोई बात नहीं करता, और तब यह कहा जाता है कि ये कश्मीरी पंडित तो कश्मीर के थे ही नहीं, ये यहां से चले क्यों नहीं जाते। आज जब आप कश्मीर से विस्थापित होने वाले इन कश्मीरी पंडितों की कहानी सुनेंगे तो आपको जुल्म और अत्याचार जैसे शब्द भी छोटे लगने लगेंगे, और आपको इस बात का अफसोस होगा कि इन लोगों की कहानी पर वर्षों तक इस देश के बुद्धिजीवियों, इस देश के लिबरल्स और विपक्ष के नेताओं ने कभी एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश में यह धारणा बना दी गई कि जो बहुसंख्यक हैं वो पीड़ित नहीं हो सकते और जो अल्पसंख्यक हैं वो कभी कुछ गलत कर नहीं सकते। कश्मीरी पंडित कश्मीर के इलाके के एकमात्र मूल हिंदू निवासी हैं। वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कुल आबादी लगभग 15% थी। ये याद रखिएगा, आंकड़ों पर नजर डालिए, 15% थे 47 में। लेकिन दंगों और अत्याचारों की वजह से वर्ष 1981 तक यह आबादी घटकर सिर्फ 5% रह गई, और 2015 में सरकार ने यह बताया था कि कश्मीर में अब सिर्फ 808 परिवारों के 3445 कश्मीरी पंडित ही बचे हैं, या ये कह लीजिए जिंदा बचे हैं। दुनिया यही जानती है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी, लेकिन सच यह है कि अत्याचार का यह दौर 1985 के बाद ही शुरू हो गया था, और 90 में कश्मीरी पंडितों को कट्टरपंथी संगठनों ने काफिर घोषित कर दिया था। यह वही दौर था जब कश्मीरी पंडितों के घर की पहचान, वो कहां रहते हैं, उनके घरों की पहचान की जा रही थी, ताकि दंगों के समय उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। उस समय पुलिस, प्रशासन, अदालतें, जज, डॉक्टर, प्रोफेसर और सिविल सर्वेंट्स की नौकरियों में कश्मीरी पंडितों की संख्या ज्यादा होती थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे ज्यादा थे, पढ़ने लिखने में इनका दिमाग ज्यादा लगता था और पढ़ाई लिखाई किया करते थे। इसलिए सबसे पहले इन्हीं ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया, और इसकी शुरुआत वर्ष 1986 से हुई थी। 86 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने जीजा फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली थी और वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय उन्होंने खुद को सही ठहराने के लिए एक खतरनाक फैसला लिया और ऐलान कर दिया कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर वहां पर भव्य मस्जिद बनाई जाएगी। सोचिए, मंदिर को, पुराने मंदिर को गिराकर, प्राचीन मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई जाएगी। उस समय कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया तो दक्षिण कश्मीर और सोपोर में दंगे भड़क गए, और इस दौरान कश्मीरी पंडितों की खुलेआम हत्याएं की गई। इन दंगों के बाद ही 12 मार्च 1986 को तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार रुके नहीं। फिर 14 सितंबर 1989 को कट्टरपंथी जिहादियों ने पंडित टीका लाल टिक्कू को खुलेआम उनकी हत्या कर दी। यह कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की गई पहली हत्या थी, और उस समय कश्मीर में अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते थे, जैसे जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं। अब कश्मीर की बारी है। तब सोवियत रूस की सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी, इसलिए मुजाहिदीन कह रहे थे कि अफगानिस्तान के बाद अब कश्मीर की बारी है। एक और नारा लगाया जाता था, हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर, पर उनकी घर की महिलाओं के साथ, ऐसा कहा जाता था। इसके अलावा मस्जिदों से भी एक नारा लगाया जाता था, कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। टीका लाल टिक्कू की हत्या और इन नारों का कश्मीरी पंडितों में कितना खौफ था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तब टीका लाल टिक्कू के पुत्र मोहन लाल टिक्कू ने एक स्थानीय अखबार में आतंकवादियों से उन्हें हरिद्वार जाकर अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने देने की अपील की थी। उस समय के अखबार में प्रकाशित हुई इस अपील को आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह अखबार आपकी स्क्रीन पर भी है, देखिए इसमें क्या लिखा है जानते हैं।
एन अपील टू मुस्लिम मिलिटेंट्स, फिर से मैं आपको पढ़कर बताता हूं, एन अपील टू मुस्लिम मिलिटेंट्स फ्रॉम अ हिंदू नेमली मोहनलाल टिक्कू सन ऑफ लेट पंडित टीकालाल टिक्कू for grant of permission to perform last rites of his deceased father. The appeal appeared in an Urdu daily श्रीनगर टाइम्स और उसकी तारीख क्या है 11/12/90, यानी ये है 11 दिसंबर 1990 की, जिसमें वो कह रहे हैं, देखिए वो कहते हैं, आई अपील टू ऑल मुजाहिद्स दैट माई फादर पास्ड अवे इन अगस्त दिस ईयर अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन. It is incumbent upon me to go to Haridwar to perform the last rites of my father and immerse his ashes in river Ganga. The rites are to be performed between 1st and 21st December 2019. Therefore, I request to permit us to go to Haridwar and return to the valley, and there will not be any kind of hindrance in our performing the religious rites. Hope that we shall be allowed to leave the valley for 10 days. मुझे इस भाषा पर आपत्ति है, और जब आप इस भाषा को सुनेंगे तो आज आपका दिल दर्द से भर उठेगा. देखिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू परमिट अस, देखिए परमिट अस टू गो टू हरिद्वार. तो मोहनलाल टिक्कू कह रहे हैं आतंकवादियों से कि मुझे हरिद्वार जाने की इजाजत दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए, और मैं अपने पिता की अर्थियों को वहां पर बहाकर आना चाहता हूं, ये परमिशन मुझे दे दीजिए, आतंकवादियों से कह रहे हैं. और फिर कह रहे हैं कि मुझे होप दैट वी शैल बी अलाउड टू लीव द वैली फॉर 10 days. मुझे श्रीनगर से बाहर जाने की 10 दिन की इजाजत दे दीजिए, जैसे कि कोई छुट्टी मांगता है हाथ जोड़कर कि मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दीजिए. एक हिंदू परिवार आतंकवादियों से हाथ जोड़कर अखबार में अपील छपवाकर यह कह रहा है कि अपने पिता के आखिरी राइट्स के लिए हरिद्वार जाने दीजिए, और मैं हरिद्वार से जब आऊंगा वापस तो मुझे वापस कश्मीर में प्रवेश की अनुमति दे दीजिए. और यह भारत देश है, लोकतंत्र है, जिसको हम कहते हैं कि सब नागरिक बराबर हैं. एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक और चीज, आज मैं एक और धमकी भरा पत्र लेकर आया हूं कि तब कैसे हिंदुओं के घरों पर आतंकवादी बाहर इस तरह के धमकी वाली चिट्ठियां चिपका कर चले जाते थे और उनसे कहते थे कि या तो चले जाओ और या मारे जाओ और या फिर इस्लाम कबूल कर लो. ये जो धमकी भरा पत्र है यह आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस ब्रेक के बाद. चेकबुक जीरो कुछ ज्यादा नहीं, 1 0 ऐड कर लो. रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन. 20 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात. रूसी सेना के हवाई हमले जारी. यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही. कीव में रूसी सेना का ऑपरेशन हुआ तेज. कई इलाकों में की एयर स्ट्राइक. रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना. इमारतों में लगी भीषण आग. इमारतों में आग के बाद कीव में मची अफरा तफरी. इमारत में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू. फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया. राजधानी कीव के बेहद पास पहुंच रही है रूस की सेना. वॉर जोन में मौजूद जी न्यूज की टीम जंग के हालात की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा जी न्यूज. रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा. रूसी सेना ने यूक्रेन के खरसोन पर किया कब्जा. रूस की सेना ने कहा खरसोन शहर पर पूरी तरह से हमारा कब्जा. यूक्रेन के टैंकों को ढूंढकर निशाना बना रहे हैं रूसी ड्रोन. रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया ड्रोन हमले का वीडियो. खार्किव में लोगों के पलायन के दौरान रूस ने की बमबारी. हमले में कई लोग घायल. कीव में रूस ने हथियारों की एक फैक्ट्री पर बरसाई मिसाइल. रूसी सेना ने पहले ही दी थी फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी. यूक्रेन के खार्किव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी. रात में शहर पर हुई भारी बमबारी. हवाई हमलों से तबाह हुआ यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर. खार्किव में दिन रात रूसी सेना के हमलों से जान माल को भारी नुकसान. यूक्रेन का आरोप रूसी सेना कर रही रिहायशी इलाकों पर हमले. खार्किव में गैस स्टेशन के अंदर लगी आग. एक के बाद एक कई धमाके. किसी के हताहत होने की खबर नहीं. युद्ध से मारियोपोल में हालात खराब. सिटी काउंसिल के मुताबिक रूसी हमलों में अब तक 2357 लोग मारे गए.
रूस ने अपने Su-25 लड़ाकू विमान से यूक्रेन के वेयरहाउस पर दागी मिसाइल। हथियारों से भरे वेयरहाउस में किया धमाका। रूसी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन के बड़े शहरों को जल्द कब्जे में ले सकती है रूस की सेना। रक्षा मंत्रालय का दावा, दूसरे देशों की मदद लेने से भी किया इनकार। रूसी सीमा के पास नेटो का युद्धाभ्यास। नॉर्वे में 30,000 सैनिकों के जोरदार युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन। अप्रैल की शुरुआत तक चलेगा 27 देशों का यह युद्धाभ्यास। यूक्रेन सेना का बड़ा दावा, रूसी सेना को पहुंचाया बड़ा नुकसान। 13,500 सैनिकों को किया ढेर। अब तक 95 हेलीकॉप्टर और 404 टैंकों को भी तबाह किया। रूस के यूक्रेन पर लगातार हमले जारी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन का एक्शन। स्लावियांस्क में यूक्रेनी सेना ने उड़ाया पुल। लगातार आगे बढ़ती रूसी सेना को रोकने के लिए डटा है यूक्रेन। रूस की भारी बमबारी की वजह से मारियुपोल का बंदरगाह तबाह। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। युद्ध से मारियुपोल। ब्रेक से पहले हम आपको कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बारे में बता रहे थे। ये बात तो अब अचानक से फैशन में आ गई क्योंकि द कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म आई है, लेकिन ये सच्चाई ऐसी नहीं है जो आज लोगों को पता चली हो। हम तो वर्षों से इस सच्चाई के बारे में देश को बता रहे हैं। वर्ष 1990 के फरवरी और मार्च महीने में 1,60,000 कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग गए थे। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि कुल 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने उस समय कश्मीर से पलायन किया था। यह पलायन 1947 के बाद देश में हुआ दूसरा सबसे बड़ा पलायन था, लेकिन उस समय के नेताओं ने, उस समय के मीडिया ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। शांति छा गई। उस समय आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को कैसे धमकी देते थे, आज एक सबूत मैं उसका अपने हाथ में लेकर आया हूं। तब इस तरह से ऐसे नोट्स बनाकर कागज पर जान से मारने की धमकियां लिखी जाती थीं और कश्मीरी पंडितों को कहा जाता था कि वो और उनका परिवार बचेगा नहीं। ये जो धमकियों भरे पत्र थे, इनको दीवारों पर घरों के बाहर चिपका दिया जाता था। और देखिए इसमें लिखा है, ये जगन्नाथ रैना नाम के किसी व्यक्ति के लिए लिखा है और जिसमें लिखा है यू आर IB, योर वाइफ इज IB। IB मतलब भारत की जो खुफिया संस्था है। वी विल किल ऑल ऑफ यू। फिर लिखा है योर 3 sons, 2 daughters, योर 3 sons, 2 daughter-in-laws and their children। इनको हम मार डालेंगे। कम टू श्रीनगर एंड यू विल बी मर्डर्ड। बी केयरफुल, यू आर एनिमी। आप हमारे दुश्मन हो। यह लिखा है इस पर। इस तरह की जो चिट्ठियां हैं, धमकी भरी चिट्ठियां, ये कश्मीरी हिंदुओं को भेजी जाती थी। और ये उसी जमाने की एक चिट्ठी आज मैंने आपके लिए निकाली है, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है। इस विस्थापन के कुछ महीनों बाद कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने यह माहौल बनाया कि कश्मीर में अब सब ठीक हो चुका है, सामान्य है, जबकि यह सच नहीं था। 1990 को, जून 1990 में कश्मीर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस समय गिरिजा टिक्कू नाम की एक महिला कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पर काम करती थी। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। लेकिन पलायन की वजह से उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा था। लेकिन एक दिन उनके एक सहयोगी ने उन्हें फोन करके कहा कि उनकी सैलरी आ गई है और अब यहां पर माहौल भी शांत हो गया है, इसलिए अब वो वापस आकर अपनी तनख्वाह ले सकती हैं। यानी उन्हें कहा गया कि अब आप कश्मीर वापस आ जाइए, यहां सब सामान्य हो गया है और आपका पैसा भी यहां रखा हुआ है। गिरिजा जब कश्मीर पहुंची तो उन्हें बस से उतारकर दिन दहाड़े 5 कट्टरपंथियों ने अगवा कर लिया, उनका गैंगरेप किया और आरी से उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। 2018 के कठुआ गैंगरेप को मुद्दा बनाने वाले हमारे देश के इस गैंग ने कभी भी गिरिजा टिक्कू की बात तक नहीं की। आज तक किसी ने उनके साथ हुए अन्याय को आवाज नहीं दी। 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में जब 2 आतंकवादी मारे गए थे, तब सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उनकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। कश्मीरी पंडितों का दर्द आज आपको उन्हीं की जुबानी सुनना चाहिए और हम वर्षों से कश्मीरी पंडितों के बीच जाते रहे हैं, उनकी कहानियां सुनते रहे हैं, आपको सुनाते रहे हैं और आज हमने अपने जो पुराने टेलीकास्ट हैं उनमें से कुछ कश्मीरी पंडितों की कहानियां खास तौर पर आपके लिए निकाली हैं। आप सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया था। Somewhere around December of
1989. I remember waking up early morning at around 4 a.m. This is winter, so it's really dark outside, to blaring sounds from a mosque which was literally 15 feet from my house in Bana Mohalla, Kashmir. So I wake up, I see my bua, my aunt, peeping through the window and almost sobbing. This was a sight I had never seen before, so once I was fully in my senses, I actually went all the way to the window and popped it open to see hordes of people. I could see to the end of the street on both the sides, and it was filled with people, mostly men, but also children and women, all shouting slogans of "Yahan kya chalega, Nizam-e Mustafa, Yet kya bane Pakistan, but avrost but navsan." So in Kashmiri it means, or once you translate it from Kashmiri to Hindi or English, it would mean what will be formed here, i.e. Pakistan, without the Hindu men here, but with their women. That somewhat younger local Muslim population, I think they suspended reality. They started believing the propaganda, and they believed they could become Pakistan tomorrow. And of course, you must have heard stories that they started circling Pakistani currency locally. There was a point of time when they made local declarations that we have to start following Pakistan time, not Indian time anymore, and we should start following Pakistan standard time. Even on that 19th January, तब भी हमने शायद, या मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोचा कि दिस इज़ फॉर एवर, क्योंकि उससे पहले दिसंबर में मेरे फादर को थ्रेटनिंग कॉल्स और लेटर्स आई थी. उसने ये बोला था कि आप जॉब छोड़ के चले जाएं यहाँ से, और नहीं तो आपका घर जलाएंगे, आपकी बेटी को ले जाएंगे, आपके पूरे परिवार को जला देंगे. Which somehow he managed to talk to people in his office, जो बड़े उनके bosses वगैरह थे. तो somehow they settled it. We don't know how they settled, what they did, but they told him कि कोई problem नहीं है, आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होने वाला है. It seemed like that's it. Our life is done. हमें नहीं पता, जलाएंगे, मारेंगे, बुचर करेंगे, जो भी करेंगे. But again, we did not think कि हमें निकलना है यहाँ से. धमकियाँ मिल रही थी, मार देंगे, निकल जाओ यहाँ से. जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और वो इंडिया जीत जाता था और पाकिस्तान हार गया, मेरे को अभी भी याद आता, मैंने अपनी आंखों से देखा है थ्रू द विंडो, एकदम इंसानों को जो सामने मिला उसे काट दिया, फेंक दिया और वो सैक में बंद करके. That memory I can never forget in my lifetime. My father-in-law, his name Dr. B.N. Khashu, he was the first psychiatrist of Jammu and Kashmir state. And he dedicated his entire life to the service of the people of Jammu and Kashmir. His mind was there, up until his last day of life. This was the only thing that he kept asking us and himself, will I ever go back to Srinagar? And he did. I would say he really didn't die a good death. He didn't deserve that kind of a death. वहाँ पोस्टर लगे रहते थे कि उसमें लिखा जाता था, कश्मीरी पंडितों यहाँ से भाग जाओ, आपकी जो औरतें हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको यहाँ छोड़ो, मर्द लोग यहाँ से चले जाओ. बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया, बेदर्दी से मारा गया, और वो दिन आज भी हमें याद आ रहे हैं और तरस रहे हैं, कांप उठते हैं. 89-90 वो उनका दौर था. यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा. सर उसके बाद कितने कश्मीरी पंडित मारे गए. क्यों नहीं आज तक अपवाद के रूप में एक केस दर्ज हुआ, एक एफआईआर दर्ज हुई, कोई चार्जशीट फाइल हुई? क्यों नहीं हुई? सर जो ओपनली आपकी मीडिया में बोलते हैं कि मैंने 20 को मारा, दूसरा बोलता है मैंने 30 को मारा, क्या उनको बिरयानी खिलाओगे आप? कश्मीरी पंडित को क्यों भगाया गया? ये भारत को भगाना था, क्योंकि कश्मीरी पंडित एक क्लास हिंदुस्तानी माना जाता था, खास करके जमात इस्लामी वालों की नज़र में, और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टीमें थी उधर, उनकी नज़र में कश्मीरी पंडित को प्योर हिंदुस्तानी माना जाता था. हमारी बरादरी ने रात के टाइम हमें कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ये आप दूसरे लोगों के हाथों में है, हम अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं, तो आपको क्या
सिक्योरिटी दे देंगे। आज आपका घर है, आपको कोई बोलेगा कि आप घर से निकल जाओ तो कितनी तकलीफ होती है और कहाँ जाएं, तो भी मैं बोलूं कि हम लोग निकल गए और अलग अलग जगहों पे सेटल हो गए। इसका मैं क्रेडिट कश्मीरी पंडित्स अपने आपको इसलिए भी देना चाहती हूँ क्योंकि हमारी लिटरेसी रेट इतनी है कि हम बंदूक भी उठा सकते थे, लेकिन हमने बंदूक नहीं उठाया, हमने पेशेंटली हम निकल गए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग मर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारा कल्चर मर रहा है। हमारा कल्चर, हमारी कल्चरल डेथ हो रही है। इतनी क्लींजिंग हो रही है, पूरी कम्युनिटी साफ की जा रही है। जो हमारे वैल्यूज थे वो साफ हो रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, मतलब ललितादित्य मुक्तापीड, उसके बारे में कोई बात ही नहीं, कोई पता ही नहीं थे। अकबर के बारे में दुनिया भर को पता है, टीपू सुल्तान के बारे में हर एक को पता है, लेकिन ललितादित्य मुक्तापीड जिसने पूरे भारतवर्ष पर हुकूमत किया और कश्मीर का राजा था, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। जो पता है हमें, मी इंक्लूडिंग माई सिस्टर एंड एडजॉइनिंग घरों में जो जितनी भी फीमेल बच्चे थे उन सबको इकट्ठा करके हमारे ही घर के एकदम टेरेस पे लेकर गए। वहाँ एक डार्क रूम में रखा गया, इमीडिएटली लॉक कर दिया गया। इंस्ट्रक्शन सिर्फ यही दी गई थी, वो डार्क रूम था, विदाउट लाइट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे उन दिनों इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो जाती थी ड्यू टू टेरर अटैक। तो हम लोगों के हम लोग पूरे वहाँ पे होल नाइट वी वर इन दैट डार्क रूम। इंस्ट्रक्शंस वर गिवन, ना ही आप खाना मांगोगे, ना आवाज़ करोगे, ना वॉशरूम जाना है। एकदम डार्क नाइट, स्कैरी नाइट। और जो भी मुझे याद है इस टाइम पे, बस आवाज़ें पूरी रात हर एक मस्जिद से, हर एक मॉस्क से एक ही आवाज़ आ रही थी, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। कश्मीरी पंडितों घर छोड़ दो, अपनी फीमेल्स को यही छोड़कर मेल्स मेंबर यहाँ से निकल जाओ। तो ये पूरी रात चलता रहा। बंदूकों की आवाज़, कौन सा वेपन वो यूज़ कर रहे थे, क्या यूज़ हो रहा था बाहर, पूरा शोर, पूरी होल नाइट वॉज वी वर जस्ट शिवरिंग लाइक एनीथिंग। सोच नहीं पा रही हूँ, दिमाग सुन्न हो गया है कि कैसे कोई किसी को खून से भरे हुए, उसी के पति के खून से भरे हुए चावल खिला सकता है। तो आपने देखा, कहा गया महिलाओं को यहां छोड़ दो और जितने पुरुष हैं सब यहां से बाहर चले जाओ। आज़ादी के बाद का 1947 के बाद का भारत का दूसरा सबसे बड़ा पलायन है। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को साफ कर दिया गया और उनके अत्याचारों की ये जो कहानियां हैं ये आपने देखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कश्मीरी हिंदू जो थे ये भी तो आतंकवादी बन सकते थे, ये भी बंदूक उठा सकते थे, ये भी बदला ले सकते थे, ये भी खून खराबा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और शायद इसीलिए इनकी कभी कोई बात नहीं सुनी गई। इसलिए हर साल हम आपसे ये कहते हैं कि इस बात को आप समझिए कि हमारे देश में आज भी कैसे डबल स्टैंडर्ड्स चलते हैं। एक कहानी पर विश्वास कर लिया गया इस 70 साल तक और दूसरों की कहानी पर विश्वास नहीं किया गया। एक को अत्याचार माना गया और दूसरे को नहीं माना गया। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच दुनिया के किस शहर में खेला गया था। आप रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। क्या खुशी है रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन। 20 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात। रूसी सेना के हवाई हमले जारी, यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही। कीव में रूसी सेना का ऑपरेशन हुआ तेज, कई इलाकों में की एयर स्ट्राइक, रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना, इमारतों में लगी भीषण आग। इमारतों में आग के बाद कीव में मची अफरा तफरी, इमारत में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। राजधानी कीव के बेहद पास पहुंच रही है रूस की सेना। वॉर जोन में मौजूद जी न्यूज की टीम जंग के हालात की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा जी न्यूज। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, रूसी सेना ने यूक्रेन के खरसोन पर किया कब्जा। रूस की सेना ने कहा खरसोन शहर पर पूरी तरह से हमारा कब्जा। यूक्रेन के टैंकों को ढूंढकर निशाना बना रहे हैं रूसी ड्रोन। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया ड्रोन हमले का वीडियो। खार्किव में लोगों के पलायन के दौरान रूस ने की बमबारी, हमले में कई लोग घायल। कीव में रूस ने हथियारों की एक फैक्ट्री पर बरसाई मिसाइल, रूसी सेना ने पहले ही दी थी फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी। यूक्रेन के खार्किव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, रात में शहर पर हुई भारी बमबारी, हवाई हमलों से तबाह हुआ यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर। खार्किव में दिन रात रूसी सेना के हमलों से जान माल को भारी नुकसान, यूक्रेन का आरोप रूसी सेना कर रही रिहायशी इलाकों पर हमले।
खार्किव में गैस स्टेशन के अंदर लगी आग, एक के बाद एक कई धमाके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। युद्ध से मारियोपोल में हालात खराब, सिटी काउंसिल के मुताबिक रूसी हमलों में अब तक 2357 लोग मारे गए। रूस ने अपने Su-25 लड़ाकू विमान से यूक्रेन के वेयरहाउस पर दागी मिसाइल, हथियारों से भरे वेयरहाउस में किया धमाका, रूसी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन के बड़े शहरों को जल्द कब्जे में ले सकती है रूस की सेना, रक्षा मंत्रालय का दावा, दूसरे देशों की मदद लेने से भी किया इनकार। रूसी सीमा के पास नेटो का युद्धाभ्यास, नॉर्वे में 30,000 सैनिकों के जोरदार युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन, अप्रैल की शुरुआत तक चलेगा 27 देशों का यह युद्धाभ्यास। यूक्रेन सेना का बड़ा दावा, रूसी सेना को पहुंचाया बड़ा नुकसान, 13,500 सैनिकों को किया ढेर, अब तक 95 हेलीकॉप्टर और 404 टैंकों को भी तबाह किया। रूस के यूक्रेन पर लगातार हमले जारी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन का एक्शन, स्लावियांस्क में यूक्रेनी सेना ने उड़ाया पुल, लगातार आगे बढ़ती रूसी सेना को रोकने के लिए डटा है यूक्रेन। रूस की भारी बमबारी की वजह से मारियोपोल का बंदरगाह तबाह, अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें, युद्ध से मारियोपोल में खड़ा हुआ मानवीय संकट। रूस के Su-25 एयरक्राफ्ट पर मिसाइल से अटैक के बावजूद पायलट ने की सेफ लैंडिंग, हादसे का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में एक टीवी टावर पर हमले में 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। पूर्वी यूक्रेन में युद्ध की वजह से भयंकर तबाही, वोल्नोवाखा शहर में अलगाववादियों के कब्जे के बाद भारी नुकसान, मेयर के मुताबिक शहर पूरी तरह से नष्ट हुआ। जंग में तबाह हुए रूसी हथियारों को इस्तेमाल के लायक बना रही यूक्रेन की एक वर्कशॉप, कीव की वर्कशॉप में हथियारों की मरम्मत हो रही है। यूरोपीय नेताओं से बोले ज़ेलेंस्की, हमारी मदद करके अपनी मदद करें, यूक्रेन की मदद करके यूरोप को अपनी सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए, साथ ही कहा हमें और हथियार भेजें यूरोपीय देश। ऑपरेशन गंगा की सफलता के बाद पीएम मोदी ने दूतावास के अधिकारियों और सामुदायिक संगठनों से बात की, यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने में उनके प्रयासों की सराहना की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीयों की वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा को किया संबोधित, कहा तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने करवाई 22,000 से ज्यादा छात्रों की वतन वापसी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर हो रही चौथे दौर की बातचीत जारी, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वर्चुअल बैठक शुरू। यूक्रेन रूस मामले पर 16 मार्च को फैसला सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, 20 दिन से जारी है जंग, बातचीत से अब तक नहीं निकला कोई समाधान। यूक्रेन के शरणार्थियों को पनाह देगा अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन के सैनिकों ने रूस को पहुंचाया भारी नुकसान, अब तक सैकड़ों रूसी सैन्य वाहन तबाह किए। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर, मेलिटोपोल के मेयर को रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्र लुहांस्क ले जाया गया, आतंकवाद के आरोप में रूसी सेना की हिरासत में है मेयर। अमेरिका का रूस ईरान डील पर बड़ा बयान, कहा रूस के समझौता रद्द करने के बाद ही अमेरिका बातचीत पर करेगा विचार। महंगाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, रूस को बताया बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार, कहा रूसी हमले की वजह से बाजारों में फैली अनिश्चितता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका, तानाशाह नहीं तय करेंगे दुनिया की राह। यूक्रेन की सेना का दावा, डोनबास में रूस यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष, यूक्रेन ने 100 रूसी सैनिक मार गिराए, 6 सैन्य वाहन भी तबाह करने का दावा। खुद रूस में यूक्रेन पर हमले को लेकर बढ़ा विरोध, एक प्रदर्शनकारी ने रूसी टीवी चैनल के काम को किया बाधित, चलते बुलेटिन में दिखाया नो वॉर का स्लोगन। युद्ध की वजह से यूक्रेन में लोगों की जिंदगी मुश्किल लगातार जारी है, लोगों का पलायन, अब तक 27 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं पलायन। यूक्रेन के समर्थन में लंदन में भी प्रदर्शन, स्ट्रीट आर्ट के जरिए दिखाया समर्थन, यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने की मांग की। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बड़ा बयान, बोले रूस से हथियार खरीदने पर अभी फैसला नहीं, हम दोनों ही देशों के साथ चाहते हैं बेहतर संबंध। जंग का आज 20वां दिन, 20 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात, रूसी सेना के हवाई हमले जारी, यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही। कीव में रूसी सेना का ऑपरेशन हुआ तेज, कई इलाकों में की एयर स्ट्राइक, रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना, इमारतों में लगी भीषण आग। इमारतों में आग के बाद कीव में मची अफरा तफरी, इमारत में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया।
राजधानी कीव के बेहद पास पहुंच रही है रूस की सेना। वॉर जोन में मौजूद जी न्यूज की टीम जंग के हालात की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा जी न्यूज। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, रूसी सेना ने यूक्रेन के खरसोन पर किया कब्जा। रूस की सेना ने कहा, खरसोन शहर पर पूरी तरह से हमारा कब्जा। यूक्रेन के टैंकों को ढूंढकर निशाना बना रहे हैं रूसी ड्रोन। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया ड्रोन हमले का वीडियो। खार्किव में लोगों के पलायन के दौरान रूस ने की बमबारी, हमले में कई लोग घायल। कीव में रूस ने हथियारों की एक फैक्ट्री पर बरसाई मिसाइल। रूसी सेना ने पहले ही दी थी फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी। यूक्रेन के खार्किव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। रात में शहर पर हुई भारी बमबारी, हवाई हमलों से तबाह हुआ यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर। खार्किव में दिन रात रूसी सेना के हमलों से जान माल को भारी नुकसान। यूक्रेन का आरोप, रूसी सेना कर रही रिहायशी इलाकों पर हमले। खार्किव में गैस स्टेशन के अंदर लगी आग, एक के बाद एक कई धमाके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। युद्ध से मारियोपोल में हालात खराब। सिटी काउंसिल के मुताबिक रूसी हमलों में अब तक 2357 लोग मारे गए। रूस ने अपने Su-25 लड़ाकू विमान से यूक्रेन के वेयरहाउस पर दागी मिसाइल। हथियारों से भरे वेयरहाउस में किया धमाका। रूसी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन के बड़े शहरों को जल्द कब्जे में ले सकती है रूस की सेना। रक्षा मंत्रालय का दावा, दूसरे देशों की मदद लेने से भी किया इनकार। रूसी सीमा के पास नेटो का युद्धाभ्यास। नॉर्वे में 30,000 सैनिकों के जोरदार युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन। अप्रैल की शुरुआत तक चलेगा 27 देशों का यह युद्धाभ्यास। यूक्रेन सेना का बड़ा दावा, रूसी सेना को पहुंचाया बड़ा नुकसान। 13,500 सैनिकों को किया ढेर। अब तक 95 हेलीकॉप्टर और 404 टैंकों को भी तबाह किया। रूस के यूक्रेन पर लगातार हमले जारी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन का एक्शन। स्लावियांस्क में यूक्रेनी सेना ने उड़ाया पुल। लगातार आगे बढ़ती रूसी सेना को रोकने के लिए डटा है यूक्रेन। रूस की भारी बमबारी की वजह से मारियोपोल का बंदरगाह तबाह। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। युद्ध से मारियोपोल में खड़ा हुआ मानवीय संकट। रूस के Su-25 एयरक्राफ्ट पर मिसाइल से अटैक के बावजूद पायलट ने की सेफ लैंडिंग। हादसे का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में एक टीवी टावर पर हमला। हमले में 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। पूर्वी यूक्रेन में युद्ध की वजह से भयंकर तबाही। वोल्नोवाखा शहर में अलगाववादियों के कब्जे के बाद भारी नुकसान। मेयर के मुताबिक शहर पूरी तरह से नष्ट हुआ। जंग में तबाह हुए रूसी हथियारों को इस्तेमाल के लायक बना रही यूक्रेन की एक वर्कशॉप। कीव की वर्कशॉप में हथियारों की मरम्मत हो रही है। यूरोपीय नेताओं से बोले ज़ेलेंस्की, हमारी मदद करके अपनी मदद करें। यूक्रेन की मदद करके यूरोप को अपनी सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही कहा, हमें और हथियार भेजें यूरोपीय देश। ऑपरेशन गंगा की सफलता के बाद पीएम मोदी ने दूतावास के अधिकारियों और सामुदायिक संगठनों से बात की। यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने में उनके प्रयासों की सराहना की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीयों की वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा को किया संबोधित। कहा, तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने करवाई 22,000 से ज्यादा छात्रों की वतन वापसी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर हो रहे दौर की बातचीत जारी। दोनों और अब आखिर में क्या लिखा है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक वर्ष 1934 में आज ही के दिन हुआ था। उन्हें खासतौर पर वर्ण व्यवस्था में पिछड़े वर्ग के उत्थान और उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जाना जाता है। काशीराम ने वर्ष 1978 में ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया था। इसके बाद उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना की और आगे चलकर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की कमान मायावती को सौंप दी थी और आज भी ये कमान मायावती के पास ही है। ये बात अलग है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली है और एक जमाने में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म वर्ष 1977 में आज ही के दिन हुआ था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भारतीय सेना में थे और एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा थे। वो नवंबर 2008 में हुए 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान
आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अपनी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1992 में आज ही के दिन मशहूर लेखक और उपन्यासकार राही मासूम रजा का निधन हुआ था। आधा गांव, दिल एक सादा कागज और ओस की बूंद उनके कुछ मशहूर उपन्यास हैं। राही मासूम रजा ने ही मशहूर टीवी सीरियल महाभारत के लिए स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे थे। उन्होंने कई मशहूर हिंदी फिल्मों की पटकथा भी लिखी थी। आज टेस्ट क्रिकेट के 145 वर्ष पूरे हो गए हैं। पहला टेस्ट मैच वर्ष 1877 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीता था। और आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। वर्ष 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा पर पहला भाषण दिया था और इसे एक ऐतिहासिक भाषण माना जाता है। कैनेडी के उसी भाषण से प्रेरणा लेकर 15 मार्च 1983 को पहली बार वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मशहूर लेखक राही मासूम रजा ने एक बार कहा था, दरवाजे भी क्या चीज होते हैं, रास्ता देने वाले भी यही हैं और रास्ता रोकने वाले भी यही हैं। नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन। 20 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात। रूसी सेना के हवाई हमले जारी। यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही। कीव में रूसी सेना का ऑपरेशन हुआ तेज। कई इलाकों में की एयर स्ट्राइक। रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। इमारतों में लगी भीषण आग। इमारतों में